नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक ये वोट डाला जाएगा। पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो फिलहाल 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और कल ये वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। और गर्मी का सितम भी है, इसके ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम इंतजाम भी किए गए हैं ताकि जो लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग की प्रक्रिया और शाम 6 बजे तक वोट डाल पाएंगे। और आखिरी चरण में यह वोटिंग होनी है। उसके बाद 4 तारीख को यानी कि 4 जून को रिजल्ट भी सामने आ जाए। सातवें चरण में कुल पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग बूथ्स 25,658 हैं और इनमें से 4,165 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र दुद्धी जिसमें बायपोल है उसमें कुल मतदाता 3,44,840 हैं, जिनमें से 1,81,250 पुरुष तथा 1,63,581 महिला मतदाता हैं और 9 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र दुद्धी में 301 पोलिंग स्टेशन हैं और जिनमें से 80 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं और कुल 6 प्रत्याशी इस बाईपोल में मैदान में हैं। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7वें चरण में 3 विशेष प्रेक्षक, 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था की दृष्टि से 1,861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं और प्रेक्षकों की सहायता के लिए, सामान्य प्रेक्षकों की सहायता के लिए 2,550 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 7वें चरण में 7,258 भारी वाहन लगाए गए हैं, 5,346 हल्के वाहन और 1,08,349 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। इस चरण में ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होगा उसके लिए 31,223 कंट्रोल यूनिट, 34,280 बैलेट यूनिट और 33,366 वीवीपैट तैयार कर दिए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। इस चरण में कुल मिला के 13,092 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और ये कुल पोलिंग स्टेशंस के लगभग 50% हैं। इनका पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम से, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के कंट्रोल रूम से और सभी आरओस के कंट्रोल रूम से किया जाएगा। और बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ देश और प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। यह कहना कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मजबूत सरकार बनने जा रही है। पूरे सारे 7 चरणों में देश की जनता का, प्रदेश की जनता का आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास, अगाध श्रद्धा का जो भाव है उसी का परिणाम होगा कि 7 चरणों में मिलाकर के हम लोग अपने लक्ष्य को पार करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। देश में मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बहुत मजबूत सरकार बनाएगी जो देश को वैभवशाली, समृद्धशाली और अपेक्षित सीमाओं तक ले जाने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद अंतिम चरण में होने वाले मतदान से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज अयोध्या पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने अपने परिवार के साथ रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान चिराग पासवान ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। देखिए, ये मेरे मन में ये इच्छा थी जब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु श्री राम की, जब प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन जिस दिन किया गया उस दिन भी मैं यहाँ मौजूद था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस दिन भी मुझे
रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और उसी दिन से मन में ये इच्छा थी कि पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने यहाँ पर आऊँ और आज प्रभु ने बुलाया पूरे परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, बहन, भांजे, भांजी, जीजा जी, पूरा परिवार आज यहाँ पर आया है। प्रभु श्री राम के हम लोगों ने दर्शन किए, बजरंगबली जी के हम लोगों ने दर्शन किए और यहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण समय तमाम राजनेताओं के जीवन में चल रहा है, ऐसे में मैं मानता हूँ कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला है तो आगे भी सब अच्छा रहेगा। लेकिन मैं मानता हूँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी देश की एक बड़ी आबादी आस्था रखती है, जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं से उन्होंने हर घर को प्रभावित करने का उन्होंने काम किया, ऐसे में मैं मानता हूँ कि जो लक्ष्य के साथ हम लोग निकले हैं 400 का, उसको बहुत सरलता से हम लोग मिलकर हम लोग पार कर लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ और हापुड़ से ये बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ ने सील कर दिया निजी हॉस्पिटल। अवैध तरीके से यहाँ एक हॉस्पिटल चल रहा था, बिना फायर एनओसी के संचालन किया जा रहा था। धड़ल्ले से इलाज कर रहे थे झोला छाप डॉक्टर। सीएमओ को देखकर मौके से फरार हो गए हैं सभी डॉक्टर। जिला अस्पताल भेजे गए हैं सभी मरीज और फिलहाल इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। तो बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही थी। डॉक्टर्स के पास कोई डिग्री नहीं थी, झोला छाप डॉक्टर्स थे और जिस तरह से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके लिहाज से भी कोई प्रबंध यहां पर नहीं किए गए थे। इनकेस अगर इस तरह की घटना घटती है तो जो फायर स्टेशन थे वो यहां पर लगे हुए नहीं थे, जिस वजह से एक बड़ी लापरवाही ये सामने आई। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, अवैध तरीके से हॉस्पिटल चल रहा था। ब्लूम हॉस्पिटल है मेरठ रोड पर, ना तो उसका रजिस्ट्रेशन था वैलिड और ना ही उसके यहाँ फायर के इंतजाम थे। साथ ही वहाँ पर एक ऑपरेशन भी किया हुआ था महिला का, लेकिन उसमें ये पता नहीं चल पा रहा कि किस सर्जन ने किया है। उसके यहाँ सर्जन नहीं है, तो इसलिए उसे आज उन 2 मरीज वहाँ पर उपस्थित थे, दोनों मरीजों को कहीं शिफ्ट कर अस्पताल में शिफ्ट किया गया और अस्पताल को सील कर दिया गया। अच्छा, और भी आगे भी ऐसे अस्पतालों पर जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जो मानक पूरे नहीं हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, शासन के निर्देश हैं कि जो भी ऐसे अस्पताल हैं जिनके मानक फायर के बारे में या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पूरे नहीं हैं, तो उनका ऑडिट हम करा रहे हैं और जिनमें कमी पाई जाएगी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और उन्हें सील किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमन त्यागी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, बहुत बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। डॉक्टर्स की डिग्री पर भी सवाल उठ रहे हैं और कोई फायर के आग बुझाने के कोई ऐसे उपकरण भी यहां पर मौजूद नहीं थे। फिलहाल किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल सचिन, देखिए आपको बता दूं कि पूरा मामला ब्लूम हॉस्पिटल का है, जहां पर मानकों को ताक पर रखकर ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। इस पर कोई फायर की एनओसी नहीं थी और अनक्वालिफाइड डॉक्टर यहां पर ट्रीटमेंट कर रहे थे। जब स्वास्थ्य विभाग को इस चीज की भनक लगी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहाँ पर जाकर देखा तो वहां पर अनक्वालिफाइड डॉक्टर वहां पर ट्रीटमेंट कर रहे थे, जिस पर गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ब्लूम हॉस्पिटल को सील कर दिया है और जो वहां पर मरीज एडमिट थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जी सचिन। ठीक है, चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ और फिलहाल रायबरेली से बड़ी खबर है। बेकाबू ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी है। पैदल जा रहा था ये युवक, जिस वक्त ये हादसा हुआ ट्रक ने रौंद दिया है। मौके पर ही दर्दनाक की मौत हुई है और खबर यही है कि जो आरोपी चालक है फिलहाल वो मौके से फरार बताया जा रहा है। अलीपुर चकराई के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे जहां पर एक ट्रक ने एक शख्स को रौंद दिया है, वो शख्स जो पैदल चल रहा था और खबर यही है कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। चालक फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रायबरेली में यह हादसा हुआ है जहां पर एक ट्रक ने, बेकाबू ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी है। हालांकि इसकी मौत हो चुकी है। आरोपी चालक फरार बताया जा रहा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और पूरे देश सहित यूपी में इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और इतनी हीट वेव को लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और पूरे उत्तर भारत में भीषण हीट वेव का इस वक्त कहर है। पहाड़ों पर भी गर्म हवाएं चल रही हैं, लोग परेशान हैं। आलम यह है कि इस बार की गर्मी अब सिर्फ पसीना नहीं बल्कि लोगों की जान ले रही है और यही वजह है कि लोग इस गर्मी को अब कातिल गर्मी बोल रहे हैं। तो देखिए लखनऊ का जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस ये है। 46 आगरा में, वाराणसी में 44 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम ये टेम्परेचर है। प्रयागराज की बात करें तो 45 डिग्री यहाँ है।
गोरखपुर में 42 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच चुका है। नोएडा की अगर बात करें तो यहां पर ये बहुत ज्यादा बढ़ा है, 46 के आसपास है। गाजियाबाद में भी कुछ सेम स्थिति है। झांसी की बात करें तो 44 के आसपास ये है। मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस ये मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया। वृंदावन में 45 ये पहुंच चुका है। बागपत में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले पीएम मोदी आध्यात्मिक अवकाश पर हैं और 30 मई की शाम से विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपना ध्यान लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ध्यान साधना के लिए इसी जगह को क्यों चुना है? दरअसल इस जगह से उनका क्या पुराना कनेक्शन है, ये रिपोर्ट देखिए और जानिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले होशियारपुर में अपना चुनाव अभियान समाप्त करने के बाद पीएम मोदी 30 मई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में प्रसिद्ध भगवती अम्मन मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना की। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया, जहां वह ध्यान मंडपम में ध्यान कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरी चरण से पहले पीएम मोदी आध्यात्मिक अवकाश पर हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक अवकाश या एकांतवास के लिए यही जगह क्यों चुनी? दरअसल इस जगह से उनका एक पुराना कनेक्शन है, जो उनकी इस तस्वीर से भी समझा जा सकता है। ये तस्वीर दिसंबर 1991 में एमएम जोशी के साथ पीएम मोदी की एकता यात्रा की है, जो स्मारक से शुरू हुई थी, जिसे यूनिटी मार्च भी कहा जाता है। दिसंबर 1991 में इस यात्रा को कन्याकुमारी से शुरू किया गया था और 26 जनवरी 1992 को ये यात्रा समाप्त हुई थी। एकता यात्रा का नेतृत्व भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने किया था, जबकि तत्कालीन भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। ऐसे में ये जगह उनके लिए और भी खास हो जाती है, जहां उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी एकता यात्रा की शुरुआत की थी और आज शांति और सुकून की तलाश में भी उसी जगह पहुंचे हैं।